चैप्टर 5 रूरल डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था, इंडिया की असली प्रोग्रेस इसके गांव यानी विलेजेस के डेवलपमेंट में ही बसी है। हमारा गोल इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझना और बोर्ड एग्जाम्स को शानदार मार्क्स के साथ पास करना है। रूरल डेवलपमेंट का मतलब उन एरियाज को डेवलप करना है जो ओवरऑल विलेज इकोनॉमी में पीछे छूट गए हैं। इस प्रोसेस के 5 पिलर्स हैं: ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड रिफॉर्म्स, पॉवर्टी अलिविएशन और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जिनका फोकस नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने पर होता है। रूरल क्रेडिट वो पैसा होता है जो फार्मर्स या गरीब लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए लोन के तौर पर दिया जाता है। इसे पर्पस के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है: प्रोडक्टिव जैसे ट्रैक्टर्स या दूसरे एसेट्स लेने के लिए, और अनप्रोडक्टिव जैसे शादियों जैसे इवेंट्स के लिए। इनके टर्म्स को बिल्कुल क्रिकेट फॉर्मेट्स की तरह क्लासिफाई किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए T20, मीडियम टर्म के लिए ODI और लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए टेस्ट मैच। रूरल क्रेडिट के सोर्सेस को 2 मेन कैटेगरीज में स्प्लिट किया गया है। पहला है नॉन इंस्टीट्यूशनल, जैसे कि मनी लेंडर्स, साहूकार, जो अक्सर बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल, जो 1969 के बाद से एक मल्टी एजेंसी सिस्टम के रूप में सामने आया। इन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, RRBs यानी रीजनल रूरल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स और गवर्नमेंट लोन्स शामिल हैं। नाबार्ड रूरल क्रेडिट के लिए एपेक्स बैंक है, जो सीधे फार्मर्स को नहीं बल्कि बैंक्स को फाइनेंस कोऑर्डिनेट करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या SHGs उन गरीब लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास फॉर्मल बैंक एक्सेस नहीं होता। ये छोटे लोन्स के लिए अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस को पूल करते हैं या इकट्ठा करते हैं और खासकर विमेन को एम्पावर करते हैं। इस मल्टी एजेंसी सिस्टम के एक क्रिटिकल अप्रेजल से ये समझ आता है कि हाई डिफॉल्ट रेट्स की वजह से अब बैंक्स को सिर्फ लोन देने तक सीमित ना रहकर रिलेशनशिप बैंकिंग की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। कई स्पेशल गवर्नमेंट स्कीम्स रूरल डेवलपमेंट और विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करती हैं। इनमें ये प्रमुख स्कीम्स शामिल हैं: कुडुम्बश्री, ये एक पुअर विमेन्स बैंक की तरह काम करता है। टनवा, इसका मकसद विमेन को एग्रीकल्चर में ट्रेन करना है। PM जन धन योजना, ये थ्रिफ्ट यानी बचत की आदत को प्रमोट करने के लिए है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये ओवरऑल विलेज डेवलपमेंट पर फोकस करने वाली एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक की सारी एक्टिविटीज शामिल होती हैं। इसमें क्रॉप्स को असेंबल करना, उनकी स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ग्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कवर होते हैं। लेकिन इस सिस्टम में कुछ बड़े डिफेक्ट्स यानी कमियां भी हैं, जिनकी वजह से फार्मर्स को काफी सफर करना पड़ता है। इनमें मुख्य रूप से ये शामिल हैं: डिस्ट्रेस सेल, मजबूरी में अपनी फसल को बहुत सस्ते में बेच देना; लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट जैसी बेसिक फैसिलिटीज की कमी; मल्टीप्लिसिटी ऑफ मिडिलमैन, सिस्टम में बहुत सारे बिचौलियों का होना; लो बार्गेनिंग पावर, मोल भाव करने यानी नेगोशिएट करने की ताकत का कम होना। गवर्नमेंट के सेफ्टी नेट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स शामिल हैं, जो फार्मर्स और पब्लिक दोनों की भलाई के लिए बनाए गए हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, एक तयशुदा मिनिमम प्राइस जिस पर गवर्नमेंट फार्मर्स से उनकी फसल खरीदने की गारंटी देती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, राशन शॉप्स के जरिए जरूरतमंद लोगों को सब्सिडाइज्ड सस्ते रेट्स पर फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करना। बफर स्टॉक, शॉर्टेज या इमरजेंसी वाले सालों के लिए अनाज, फूड ग्रेन्स का स्टॉक पहले से ही स्टोर करके रखना। स्टैंडर्ड वेट्स, किसी भी तरह की मैनिपुलेशन या धोखाधड़ी को रोकने के लिए मार्केट में स्टैंडर्ड वेट्स, बाट, तराजू का यूज करना। EG मार्क ग्रेडिंग, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एश्योरेंस, शुद्धता और स्टैंडर्ड के लिए EG मार्क ग्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना। रेगुलेटेड मार्केट्स इस बात को इंश्योर करते हैं कि खरीद फरोख्त की कंडीशंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। कोऑपरेटिव मार्केटिंग के जरिए फार्मर्स एक साथ मिलकर अपनी फसल बेच सकते हैं, यानी कलेक्टिव सेलिंग, जिससे उन्हें बेटर बार्गेनिंग पावर मिलती है। अपनी मंडी जैसे इमर्जिंग ऑल्टरनेट चैनल्स डायरेक्ट फार्म से प्रोड्यूस बेचने की सुविधा यानी डायरेक्ट फार्म एप्स या चैनल्स प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही MNC अलायंसेस पहले से तय किए गए यानी प्री डिसाइडेड प्राइसेस पर खरीदारी यानी परचेज की गारंटी देते हैं, जिससे फार्मर्स का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ खेती पर निर्भर रहना यानी एक्सक्लूसिव फार्मिंग काफी रिस्की होता है। इसमें मुख्य रूप से 2 मेन एरियाज शामिल होते हैं: क्रॉप प्रोडक्शन, सिर्फ एक फसल उगाने के बजाय हायर इनकम के लिए मल्टी क्रॉपिंग और कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ मूव करना। एम्प्लॉयमेंट, वर्कफोर्स को खेती से हटाकर दूसरे नॉन फार्म सेक्टर्स की तरफ शिफ्ट करना, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग और टूरिज्म। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन,
फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे बड़ा शेयर पोल्ट्री का होता है। अगर हम डेयरीइंग और व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति की बात करें, जिसे ऑपरेशन फ्लड के जरिए इनिशिएट किया गया था, तो इसमें फार्मर्स ने कोऑपरेटिव्स के थ्रू मिल्क को पूल, इकट्ठा और प्रोसेस करना शुरू किया। इसी बेहतरीन सिस्टम की वजह से आज इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में दुनिया में फर्स्ट पोजीशन पर है। फिशरीज मत्स्य पालन, जिसमें मोस्टली इनलैंड फिशरीज शामिल हैं, वहां इलिटरेसी, अशिक्षा और अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हॉर्टिकल्चर बागवानी, जिसमें फ्रूट्स और फ्लावर्स शामिल हैं, इंडिया को दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनाता है। ये सेक्टर स्पेशली विमेन के लिए काफी बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी वेदर, मौसम और क्रॉप कंडीशंस को पहले से प्रिडिक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। इसका मेन एम हर गांव को एक नॉलेज सेंटर बनाना है, ताकि रूरल एरियाज में डेवलपमेंट तेजी से हो सके। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती पूरी तरह से क्रॉप रोटेशन और नेचुरल पेस्ट कंट्रोल पर रिलाई करती है, जिसमें हार्मफुल केमिकल्स को कंप्लीटली अवॉइड किया जाता है। इसके मुख्य फायदे यानी बेनिफिट्स इस तरह हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये हमारे पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखती है। हेल्दी फूड, जीरो कंटामिनेशन के साथ बिल्कुल प्योर और हेल्दी फूड प्रोवाइड करती है। प्रॉफिटेबल, सस्ते लोकल इनपुट्स और एक्सपोर्ट्स की हाई डिमांड की वजह से ये फार्मर्स के लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें मशीन्स के बजाय मैनुअल लेबर की ज्यादा जरूरत होती है, जिससे रूरल एरियाज में और ज्यादा रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के सामने कुछ मेजर चैलेंजेस भी आते हैं। लो पॉपुलैरिटी, किसानों और लोगों के बीच इसकी जागरूकता और पॉपुलैरिटी अभी भी कम है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग फैसिलिटीज की काफी कमी है। लोअर इनिशियल आउटपुट, शुरुआती दौर इनिशियल फेज में फसल की पैदाइश आउटपुट नॉर्मल खेती के मुकाबले कम होती है। शॉर्टर शेल्फ लाइफ, बिना केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ज्यादा दिन तक फ्रेश यानी स्टोर नहीं रह पाते। लिमिटेड चॉइस, ऑफ सीजन क्रॉप्स उगाने के लिए इसमें ऑप्शंस काफी लिमिटेड होते हैं। एंड में अगर हम रूरल डेवलपमेंट को इवैल्यूएट यानी निष्कर्ष करें, तो ये इस बात पर सबसे ज्यादा जोर यानी स्ट्रेस देता है कि डाइवर्सिफिकेशन को अपनाना बहुत जरूरी है। बेहतर रूरल अर्बन लिंकेजेस यानी गांव और शहर के बीच मजबूत कनेक्शन बनाए जाएं, ताकि डेवलपमेंट एक समान हो। और आगे की सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। हमने रूरल डेवलपमेंट की ये शानदार जर्नी सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने क्रेडिट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबिलिटी जैसे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर को पूरी तरह से कॉन्कर करने यानी शानदार मार्क्स स्कोर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।